हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो साथियों, आप सभी कैसे होंगे? अच्छे होंगे आशा करता हूँ, और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे भाई बहन। तो आज का जो टॉपिक है यानी कि परागण है। कल जो हमने पढ़ाया था आप सभी को, पुष्प के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? पुष्प के बारे में बताया था। तो आज जिसकी बात करने वाले हैं हम, वो है परागण। यानी यूपी टेट की ईवीएस की क्लास है ये 7। ठीक है, इसी के आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी क्लास कराई जाएगी, यानी कि थ्योरी से। क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन तभी हम लोग हल कर पाएंगे जब हम लोग यानी कि पूरा शुरुआत से पढ़ लेंगे। ठीक है साथियों, तो चलें आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आपका प्यार, सपोर्ट बनाए रखिएगा और हम लोग बेहतर करते हुए चले जाएंगे। तो बढ़ते हैं। यानी कि परागण क्या होते हैं? पराग कणों के पराग कोषों, पराग कणों के पराग कोष से, अब पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचने या स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक, यानी कि जो पुष्प होता है, यानी जो बीज बनते हैं, उनमें परागण की जो क्रिया होती है, जो पराग को कणों के पराग कोष से अब कहां पर पहुंचेंगे? यानी कि वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को किसमें ये आता है? ये आता है आपका स्त्री केसर में। किसमें आता है? स्त्री केसर का भाग होता है। ठीक है, तक पहुंचने की क्रिया या स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता? होता तो तीन प्रकार का है। ठीक है, मुख्यतः जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लेकिन होता कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का होता है। कौन? एक होता है कृत्रिम परागण। अब कृत्रिम परागण जो होता है वो किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? मानव के द्वारा। मतलब ये जो कृत्रिम परागण है, ये किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, जो मानव अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को क्या कर सकता है? उगा सकता है, उसी को हम बोलते हैं कृत्रिम परागण, या अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि कृत्रिम। जैसे आप सभी लोग सोना चांदी देखते होंगे, पहनते होंगे, और उसका जो डुप्लीकेट यानी कि मार्केट में आ जाए, तो उसी को हम बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कृत्रिम परागण बोला। मतलब कृत्रिम चीजें होती है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं होती हैं, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं होती, जो मानव अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है, उसी को हम कृत्रिम परागण कहते हैं। बहुत सारे तरीके से कृत्रिम खेती की जाती है, जिससे क्या होती है? कम समय में चीजें क्या कर ली जाती है? इकट्ठा कर ली जाती है, यानी कि कम समय में चीजें अच्छी तैयार कर ली जाती है। तो ये कृत्रिम होता है, यानी कि देखा नहीं कि इतना बड़ा पौधा होता है, तो पौधा उतना बड़ा हुआ, तो वो क्या करना? फल देना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि वो कृत्रिम परागण होगा। कृत्रिम तरीके से उसको उगाया गया। जब उसको कृत्रिम तरीके से उगाया गया, तो वो कम समय में ज्यादा चीजें उत्पन्न करने लगेगा। तो समझ गए होंगे साथियों। अब स्वपरागण की बात करें, तो स्वपरागण में क्या है? स्वपरागण जो पूछा जा सकता है, परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के हैं, यानी कि कृत्रिम परागण। अब स्वपरागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वह स्वपरागण कहलाता है। यानी कि जब कोई पुष्प एक परागण से जब उसी पुष्प के पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, अब यानी कि वर्तिकाग्र हमने बताया कि किसका भाग है? स्त्री केसर का है। ठीक है, स्त्री केसर का है, पहुंचते हैं तो वह स्वपरागण कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप सभी से पूछेगा, तो एग्जाम्पल आप सभी को गूलर हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, वन कौआ हो गया, मक्का हो गया आदि। वन कौआ तो आप सभी लोग जानते होंगे। वन कौआ क्या होता है कि गांव में छोटे छोटे पौधे जो होते थे, उनमें इस तरीके से ऐसे ऐसे दो खांची निकली हुई होती रहती थी, तो ये ऐसे वो फंसे हुए रहते थे, उन्हीं को वन कौआ बोला जाता है। मक्का हो गया, मूंगफली तो सबको पता होगा। ठीक है, गूलर हो गया। गूलर में क्या फूल देखा है? गूलर तो सबने देखा होगा, लेकिन क्या गूलर का फूल देखा है? कहते कि गूलर का फूल हो गया क्या? दिखाई ना देना। ठीक है, गूलर का फूल क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। तो गूलर के फूल को क्या बोला जाता है? दिखाई ना देना। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है? इसकी स्वपरागण होता है। स्वपरागण में जब पुष्प के परागण जब उसी पुष्प के या
उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह स्वपरागण होता है। इतनी बात समझ गए होंगे साथियों। पर परागण क्या होता है? पर परागण उसे कहते हैं जब एक पुष्प के परागण किसी अन्य पुष्प के स्त्री के स्तर तक पहुंचते हैं तो उसे हम पर परागण कहते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब जो पर परागण होता है भैया वो किसी के माध्यम से होता है, इसीलिए उसको हम पर परागण कहते हैं। वायु परागण यानी कि इसके बहुत सारे भाग होते हैं। अब जैसे वायु परागण यानी कि जो पर परागण का माध्यम हो जाएगा, एक वायु परागण हो जाएगा, एक जल परागण हो जाएगा और एक जंतु परागण हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पर परागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागण किसी अन्य पुष्प के स्त्री के स्तर तक पहुंचते हैं, यानी कि किसी अन्य पुष्प है जैसे, तो दूसरा पुष्प है उसके स्त्री के स्तर तक पहुंचते, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? पर परागण कहते हैं। इनके माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें किसी के माध्यम की आवश्यकता मतलब किसी के सहायता से पहुंचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भैया, क्या बोला जाता है? उसे हम पर परागण कहते हैं। ठीक है, इसमें वायु परागण हो गया, जल परागण हो गया, जंतु परागण हो गया, और इसके बात कर लेते हैं जैसे पक्षी परागण हो गया। क्या हो गया? पक्षी परागण हो गया। ठीक है, तो ये किसी के माध्यम से होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं भैया पर परागण कहते हैं। तो यहां तक हो गया। अब आगे हम लोग चलेंगे, किसकी बात करेंगे भैया? बीज की बात करेंगे। बीज का निर्माण कैसे होता है वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो इसको रफ किया जाए या इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, प्रैक्टिस सेट भी हल करवाया जाएगा। बस आप अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। जल्द से जल्द चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अभी आपको हिंदी की क्लास मंडे से मिलेगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ की भी क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, क्या करें, मेहनत तो करनी है, चाहे जिस तरीके से की जाए। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम बात करें बीज के निर्माण की, फिर फल बता देंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए भैया, अब हम बात करेंगे बीज के निर्माण की। बीज निर्माण भैया देखो, बीज का निर्माण कैसे होता है, यानी कि बीजांड में निषेचन के पश्चात बहुत से परिवर्तन होते हैं। जैसे इनका निषेचन हो जाएगा तो इनमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण हो जाता है। यानी से तो बीज का निर्माण बाह्य चूल कठोर होता है। देखा होगा आपने, जब अंदर का बीज देखा होगा तो कैसा होता है? बहुत कठोर होता है। वह अंतःचूल पतला व झिल्लीनुमा होता है, मतलब अंतःचूल अंदर का जो चोल होता है वो कैसा होता है? पतला व झिल्लीनुमा होता है। तो यानी कि बीज का निर्माण इस प्रकार से होता है। अब फल का निर्माण कब कैसे होता है? तो परिपक्व अंडाशय ही फल होता है, मतलब पूरी तरीके से जो अंडाशय होते हैं फूल कर कैसा हो जाता है? रस रसा, यानी कि कैसा रस भरा हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं फल। यानी जो अंडाशय होता है परिपक्व होकर के फूल जाना, परिपक्व होकर के फूल जाता है, परिपक्व अंडाशय ही फल होता है। फल भित्ति का निर्माण अंडाशय से होता है। अगर आपसे पूछे कि फल भित्ति का निर्माण कहां से होता है तो भैया आप लोग बता देंगे, आंसर लगा करके आएंगे, अंडाशय से होता है। ठीक है, अब फल भित्ति को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक बाह्य फल भित्ति बाहर की, एक मध्य फल भित्ति बीच की, जो एक अंतः फल भित्ति होती है जो अंदर की सबसे लास्ट की फल भित्ति होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है फल भित्ति को कितने भागों में बांटा गया तो आपसे ऑप्शन में दे रखा होगा 1 2 3 4, तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि 3 भागों में इसको क्या किया गया? बांटा गया। अब देखो सत्य फल यानी कि असत्य फल, फल कितने प्रकार से होते हैं? सत्य फल और असत्य फल। तो असत्य फल कौन कौन से होते हैं? जिनमें क्या होता है कि इनका निर्माण दलपुंज एवं बाह्य दलपुंज से, मतलब इनका जो निर्माण होता है किससे होता है? दलपुंज और बाह्य दलपुंज से। ठीक है, बाह्य दलपुंज से इनका निर्माण होता है कि फल भित्ति का पूरा सहयोग होता है। तो ये फल कैसे होते हैं? असत्य फल कहलाते हैं भैया, असत्य फल कहलाते हैं।
ठीक है, जैसे कौन हो गया असत्य फल में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यानी कि सेब हो गया, आपका क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा। ठीक है, कटहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कटहल हो जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे कंटिन्यू, आगे यहां पर लिखता हूं, इसको रफ करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असत्य फल की। असत्य फल पूछा जरूर जाता है, तो असत्य फल क्या होता है, जैसे कौन कौन हो गए, कटहल हो गया, सेब हो गया, ठीक है, कटहल हो गया, सेब हो गया, सहतूत हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, ठीक है, क्या हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, और क्या हो गया, केला आदि। ठीक है, जो ये असत्य फल होते हैं। अब सत्य फल कौन होते हैं, ठीक, असत्य फल हो गए। सत्य सत्य फल जो वो फल होते हैं जिनका निर्माण किससे होता है भैया, कि जिन फलों की फलभित्ति, यानी कि जिन फलों की फलभित्ति किससे, अंडाशय से, किससे, अंडाशय से, यानी कि अंडाशय भित्ति द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं, अंडाशय भित्ति द्वारा निर्मित होते हैं, तो उनको हम कौन सा फल भैया बोलते हैं, सत्य फल बोला जाता है, सत्य फल कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, सत्य फल यानी कि फल भित्ति अंडाशय भित्ति द्वारा निर्मित होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सत्य फल कहते हैं। अब ये जो होते हैं ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि दल पुंज, बाह्य दल पुंज के द्वारा, किसके द्वारा निर्मित होते हैं, दल पुंज एवं बाह्य दल पुंज भी फल भित्ति के निर्माण में पूरा सहयोग करते हैं। मतलब दल पुंज भी हो और बाह्य दल पुंज भी हो, तो इनके निर्माण में पूरा जो सहयोग करे वो असत्य फल है, और सत्य फल वो है जो फल भित्ति अंडाशय भित्ति द्वारा निर्मित हो, अंडाशय भित्ति द्वारा निर्मित हो, उनको हम सत्य फल कहते हैं। तो सत्य फल हो गया। सत्य फल में कौन कौन से आ जाएंगे, तो यानी कि सत्य फल हो जाएगा आपका पपीता हो गया, आम हो गया, ठीक है, तो ये आप सभी के कैसे सत्य फल हो गए। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे हम लोग चलेंगे, तो समझ गए इतना। आगे बढ़ते हैं, फलों के खाने योग्य भाग। हम अब जो बात करने जा रहे हैं फलों के, ये देखो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, फलों के कौन कौन से भाग होते हैं जो खाने के योग्य होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ बने रहिए और इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते भी रहिए। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, नौकरी पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, नौकरियां समझ लीजिए कि नौकरियां निकल नहीं रही हैं। ठीक है, सरकार कहीं ये कर रही है कहीं वो कर रही है, लेकिन किसी भी तरीके से नौकरी नहीं दे रही है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, जितने भी भाई मेरे भाई मित्र हैं बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या किया जाए, सबको जीवन यापन चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी तो चाहिए, नौकरी तभी तो जीवन यापन चल पाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, फलों के खाने योग्य भाग, फलों के खाने योग्य भाग। तो फलों के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, को लिखे, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो फलों के जैसे आम हो गया, आम में क्या खाया जाता है, पूछा जाए तो आप बताओगे भैया मध्य फल भित्ति खाई जाती है। क्या खाया जाता है, मध्य फल भित्ति, क्योंकि हम लोग ऊपर का छिकला हटा देते हैं और अंदर का जो बीज होता है उसको हटा देते हैं, तो कौन सा हो गया, यानी कि जो बीजांड यानी अंडाशय होता है परिपक्व होकर के कैसा हो जाता है, रस रसा हो जाता है, उसी को हम फल कहते हैं। तो हम कौन सी, आम में आप क्वेश्चन करें कि आम में कौन सी भित्ति वो खाया जाता है, खाने योग्य भाग होता है, तो मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। आगे हम बात करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा,
ठीक है। नंबर 2 जो हो जाएगा यानी कि अमरूद, अमरूद हो गया, ठीक है, और सेब हो गया, ठीक, नारियल हो गया, अभी बता रहा हूं, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। गेहूं हो गया, गेहूं हो जाएगा, ठीक है, और काजू, ठीक, काजू के बाद में बादाम, अब नोट करते हुए चलिएगा, सहतूत, ठीक, सहतूत। तो ये खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे अमरूद में हो गया, तो अमरूद में तीनों फल वित्ती खाई जाती है। कौन सी फल वित्ती खाई जाती है? तीनों फल वित्ती, ठीक है, बाह्य हो, मध्य हो और अंता हो, ठीक है, यानी कि तीनों फल वित्ती। क्या अमरूद को छीलते हो? नहीं छीलते होगे, बस धुला और खा लिया, धुला और क्या कर लिया, खा लिया। तो यानी कि अमरूद की कौन सी तीनों फल वित्ती खाई जाती है। और बीजांडासन मतलब बीजांडांसन खाया जाता है, मतलब जिसमें बीज होते हैं। सेब में कौन सी फल, सेब में कौन खाया जाता है? पुष्पासन। अगर आपसे पूछे कि सेब में खाने योग्य कौन सा भाग होता है, पुष्पासन, ठीक है, या नाशपाती हो गई, इसमें भी कौन सा खाने योग्य होता है भैया? पुष्पासन होता है। नारियल में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है, ये नारियल पक्का पूछा जाता है, ठीक है। नारियल में कौन सा खाने योग्य भाग होता है? तो नारियल में जो भाग होता है खाने के योग्य में, उसको भूण पोष बोलते हैं। क्या खाया जाता है भैया? भूण पोष। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा या पूरे नोट कर लीजिएगा। भूण पोष हो गया। गेहूं में भी कौन सा भाग खाया जाता है? भूण पोष ही खाया जाता है, ठीक है। और बादाम यानी काजू में, तो इसमें जो खाया जाते हैं इसको हम परिदल कहते हैं, इसमें भी परिदल हो गया। सहतूत में परिदल हो गए, ठीक। तो इतनी बात समझ गए होंगे साथियों। ये नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये नोट कर लीजिए या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बताते हैं। अनार में हो जाए जैसे, ठीक, अनार हो गया आपका। और क्या हो जाएगा? अखरोट हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा। तो अनार में जैसे कह दिया जाए तो चोल रसीले बीज वाले, इसमें क्या खाया जाता है? चोल रसीले बीज वाले, ठीक, चोल रसीले बीज वाले, ये सब खाने योग्य भाग होता है। अखरोट में कौन सा भाग होता है? अंतः। अखरोट देखा है? अंता होता है, यानी कि अखरोट को फोड़ना पड़ता है तब जाकर के छोटा छोटा सा निकलता है, तो उसको अंता फल वित्त खाने योग्य होता है। तरबूज में, तरबूज में क्या खाते हो भैया? तरबूज में मध्य फल वित्त, ठीक, तरबूज में। अगला है तो मध्य फल वित्त हो गया। अंगूर में, अंगूर में क्या? बाह्य फल वित्त, ठीक। अगला है आपका यानी कि लीची, ये भी इंपॉर्टेंट है, एरिल, ठीक है। केला में, केला में कौन सा खाते हो? मध्य फल वित्त, मध्य फल वित्त खाते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यानी आप इसको पूरे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फलों के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं? नोट कर लिया आपने होगा। आगे बढ़े भैया, तो आगे देखिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे भैया बीज की,
ठीक है। अब बीज क्या होता है? बीज पुष्प के बीजांड भाग से विकसित होता है। बीज दो भागों में बटा होता है। मतलब ये किसके होता है? पुष्प के बीजांड भाग से। पुष्प के बीजांड भाग से क्या होता है? ये निर्मित होता है। ठीक है। तो ये कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा हुआ होता है। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक बीज पत्र और दूसरा होता है द्विबीजपत्र। ठीक, एक बीज पत्र और द्विबीजपत्री। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए एक बीजपत्री में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा गेहूं और मक्का। गेहूं मक्का हो जाएगा और बाजरा हो जाएगा। ठीक है। और द्विबीजपत्री में अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? जितने भी दालें हो गई, सरसों हो गया, ये सब कौन से हैं? द्विबीजपत्री के। सरसों हो गया। ठीक है। आम हो जाएगा, आम हो गया, नीम हो गया आदि। तो ये सब आपके कौन से उसमें आते हैं? द्विबीजपत्री में आते हैं। तो इनको भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे है जो हमारे, हम क्रोटन क्रोटन की बात करेंगे। तो क्रोटन क्या होता है? क्रोटन नामक पौधा फसल के बीचों बीच में उगाता है। मतलब ये क्रोटन नाम का जो पौधा होता है, ये फसल के कहां पर उगाता है भैया? बीचों बीच में उगाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? बहुत जल्दी सूख जाता है। ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है? सूख भी जाता है। इसको अगर पानी ना मिला तो ये क्या हो जाएगा? सूख जाता है। नमी के कम होने पर ये पौधा जल्दी सूखने लगता है, इसीलिए इसे क्रोटन पौधे को फसल जल सूचक पौधा नाम जाना जाता है। इसको अगर पूछा जाए कि जल सूचक पौधा कौन है, तो आप क्या बता देंगे कि क्रोटन है जो जल सूचक पौधा है, क्योंकि ये फसल के बीचों बीच में उगाता है। जब ये फसल के बीचों बीच में उगाता है तो उसमें नमी की कमी होने के कारण ये पौधा क्या हो जाता है? जल्दी सूख जाता है, इसीलिए इसको जल सूचक पौधा कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया पीपल की। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तो हो गया क्रोटन के बारे में। तो पीपल, ठीक है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कौन? पीपल। तो यानी कि पाइकस, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें जो गैस वो निकलती है, यानी कि लकड़ियों में कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कौन सी गैस होती है? इसको बोला जाता है दम घोटू। कौन सी होती है गैस? दम घोटू गैस होती है। परिवार का पौधा है। मतलब ये जो पीपल है कैसा पौधा है? परिवार का पौधा है। ठीक। परिवार का पौधा है जो हमें 24 घंटे क्या करता है? ये ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। कितने घंटे? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पीपल को अगर पूछ दिया जाए, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने इसी वृक्ष के नीचे, कौन? बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यानी कि बौद्ध वृक्ष भी के नाम से भी जाना जाता है। पीपल की लकड़ी जलाए जाने पर, अगर इसकी लकड़ी जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। इसीलिए घरों में पीपल की लकड़ी का नहीं जलाई जाती। मतलब इसीलिए इसको क्या किया जाता है कि ये घरों में नहीं जलाई जाती है। ठीक है, नहीं जलाई जाती। तो ये आप समझ गए होंगे कि पीपल जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड
ठीक उत्सर्जित करता है, इसीलिए इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दम घोटू इससे निकलती, इसीलिए घरों में नहीं जलाए जाते। पारिवारिक पौधा तो ये 24 घंटे हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। इसकी पत्तियां ऐसे ऐसे हिलती रहती हैं। पीपल को बोध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाए बोध वृक्ष कौन है, तो पीपल होता है। ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यही इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके क्या प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे भैया कीट बच्छी पौधे की। कौन से पौधों की, कीट भच्छी। ठीक है, कीट भच्छी पौधे यानी मेघालय। ठीक, तो कीट भच्छी पौधे क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो कीट भक्षी हुए पौधे होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। जहां पर किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर ये पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है वो वाले स्थान पर ये पौधे पाए जाते हैं, स्थानों पर उगते हैं। ये पौधे कीटों का भक्षण करके, यानी कि ये पौधे किसका, ये पौधे कीटों का भक्षण करके, ठीक है, ये पौधे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो जहां पर कीट भक्षी पौधे वो होते हैं जो, यानी कि क्या होते हैं कि नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी जैसे मेघालय, मेघालय, ठीक है, तो ये कहाँ उगते हैं, मेघालय में। तो इन पौधों की पत्तियों में कीटों को पकड़ने में सहायक होती है। मतलब इन पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो कीटों को पकड़ने में कैसी होती हैं, सहायक होती हैं। इसीलिए कोई भी कीट जैसे इनके उनके पास पहुंचा तो ये तुरंत उसको क्या कर लेते हैं, ऐसे होती है खुली हुई होती, और जैसे कोई कीट पहुंचा तो उसको ऐसे तुरंत बंद कर लेती है और उनका भक्षण करने लगते हैं। भारत में कीट भक्षी पौधे मेघालय में पाए जाते हैं। भारत में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मेघालय में कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व में अमेरिका, ब्राजील, अगर विश्व में पूछता है, विश्व में अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है, में गिनी तट के किनारे पर, अमेरिका ब्राजील कहां के, गिनी तट के किनारे पर, ठीक है, गिनी तट के किनारे पर पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे गिनी तट के किनारे पर पाए जाते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल में इनकी क्या बोला जाता है, घटपर्णी पौधे। क्या होते हैं, घटपर्णी, ठीक है, और डाइनोनिया। तो ये सब तुम्हारे कैसे पौधे हैं, यानी कि कीट भक्षी पौधे हैं। कैसे पौधे हैं, कीट भक्षी पौधे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई भैया कि यानी कि कीट भक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जहां पर किसकी कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहते हैं। ठीक है, या कीटों की सहायता। विश्व में अमेरिका, ब्राजील के कहां पर, गिनी तट के किनारे पर ये पौधे पाए जाते हैं। लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो आपसे कहां बता दोगे, मेघालय में। भारत में अगर आपसे पूछा जाता है तो कहां बताओगे भैया, मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे हो जाते हैं, आगे मैं लिखे दे रहा हूं तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। पौधों का जो वनस्पति नाम है, ये भी पूछ सकता है, वनस्पति नाम क्या होता है, ड्रोसेरा होता है। इनका वनस्पति नाम क्या होता है, ड्रोसेरा होता है। ठीक है, इतनी बात ये नोट कर लीजिएगा। समझ गए होंगे यहां तक आप सभी लोग।
तो इसके आगे हम लोग यहीं तक रोकते हैं और इसके आगे की क्लास अब कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।